जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इधर सियालकोट से गुजरांवाला तक का इलाका साफ कर देगा और इधर कसूर, बैदिया, बरकी महवर के हमलावर दस्ते सियालकोट और बटापुर के फाते कालमों से गुजरांवाला में जा मिलेंगे। कर्नल गुप्ता को यकीन था कि ऐसा ही होगा। उसे उन जासूसों पर मुकम्मल इत्मीनान था जिनके स्पुर्द उन रेलगाड़ियों को तबाह करने का काम था, जिन्हें एमुनेशन लेके महाजों तक पहुंचना था। इनकी तबाही का मरकज वजीराबाद था ताकि लाहौर और सियालकोट की सप्लाई बेवक्त वक्त कट जाए। ये जासूस कहाँ थे? पाकिस्तान के शहरियों को इसी कदर मालूम था कि यहाँ भारत के जासूस मौजूद हैं, लेकिन इन्हें मालूम न था कि कहाँ हैं। पाकिस्तानियों की काम फहमी को वो तस्लीम करने से झिझकते थे कि दुश्मन के जासूस मस्जिद में भी हो सकते हैं और गिरजे में पादरी के रूप में भी, दरसगाहों में भी और पीरों फकीरों के मज़ारों पर मजावरों के बहरूब में भी। वो रिफाई इदारों में भी हो सकते हैं और प्रोफेसरों के बेस में कॉलेजों में भी। वो मुअज़्ज़ज़ शहरी के लबादे में भी मस्तूर हो सकते हैं और डॉक्टरों के रूप में भी। किसी रेलवे स्टेशन पर कांटा बदलने वाला भी जासूस हो सकता है और किसी स्कूल का राहिब उस्ताद भी टेलीफोन एक्सचेंज में भी जासूस हो सकते हैं, डाक खानों में भी। जासूस कुरान की तिलावत से भी लोगों को मसहूर कर सकते हैं और सफ़ेद लबादा ओढ़ कर अंजील मुक़द्दस से भी शहरियों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। जासूस मदारी का तमाशा भी दिखाया करते हैं और छावनियों में बैरों, हांसामों और चौकीदारों का कामयाब रूप भी धार लेते हैं। वो गली गली ख्वांचे उठाए चीज़ें भी बेच लेते हैं और इंश्योरेंस के एजेंट भी बन सकते हैं। दुश्मन के जासूस नंग दड़ंग कीचड़ में लुथड़े हुए पागल भी बन जाते हैं और फौजी अफसर बनकर अपना काम कर जाते हैं। पाकिस्तानी शहरी अभी इस भयानक तजर्बे से नाआशना थे। इनके अमर की राह में जज्बात हायल थे। अगर किसी पादरी से पूछगिछ हुई तो ईसाई बिलबिला उठे, किसी मस्जिद के मौलवी पर सरकारी उंगली उठी तो मुसलमान चिल्ला उठे, किसी डॉक्टर पर हाथ रखा तो उसके मरीज वावेला करने लगे कि ये तो फरिश्ता है, जासूस नहीं। और अगर किसी लड़की को पुलिस ने शक में पकड़ लिया तो लोगों ने कानों पर हाथ रख लिए। लो जी, बहू बेटी की भी इज्जत महफूज नहीं रही। देखो कैसी बोली बाली, किसी अच्छे घराने की लड़की को पकड़ लिया है। कर्नल गुप्ता ने रनकच की शिकस्त के बाद जो 10 लड़कियां पाकिस्तान की सरहद में दाखिल की थीं, वो भी बड़ी ही बोली बाली और किसी बड़े ही अच्छे घराने की मालूम होती थीं। वो कहीं प्राइवेट सेक्रेटरी या हिंदुस्तान से भागी हुई लूटी फूटी औरत के बेस में, या लेक्चरार या एक्ट्रेस के रूप में तिलिस्म होश रुबा बनकर पाकिस्तान की जाने कौन कौन सी रग में समा गई थीं। इनमें से एक ने यह कमाल कर दिखाया था कि 24 अगस्त 1965 को जब भारतीय मोटर गनों और मशीन गनों ने ईवान शरीफ में तबाही मचाई थी तो उसने उसी रात कर्नल गुप्ता के हेडक्वार्टर को वायरलेस पर रिपोर्ट दे दी थी कि पाकिस्तान आर्मी का रद्द अमल क्या है और कौन कौन सी यूनिटें किस किस जगह मूव कर गई हैं। ये रिपोर्ट इंडियन आर्मी के लिए बहुत कीमती थी, जिसका तजिया करके जनरल चौधरी ने गुजरात की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की स्कीम पर नजरसानी शुरू कर दी थी और छंब के पक्के बंकरों को और ज्यादा मजबूत करके वहां तोपखाने की एक और यूनिट भेज दी थी और पठानकोट के हवाई अड्डे पर एक लड़ाका बमबार स्क्वाड्रन का इजाफा कर दिया था। इसके साथ ही कर्नल गुप्ता ने सरहदी देहात में जासूस भेज दिए थे। ये जासूस देहातियों या गरीब और मजलूम कश्मीरियों के रूप में अपनी अपनी पोस्ट पर पहुंच गए थे। इनमें बेशतर जासूस तोपखाने के ओपी का काम कर सकते थे। 5 सितंबर की दरमियानी शब कर्नल गुप्ता के हेडक्वार्टर में वायरलेस सेटों ने हंगामा बपा कर रखा था। पाकिस्तान में फैले हुए भारतीय जासूस वायरलेस से अपने अपने हेडक्वार्टर से मिलाप करके अपनी अपनी पोजीशन बता रहे थे, रिपोर्टें दे रहे थे और हदायत ले रहे थे। कर्नल गुप्ता पसीने से शराबूर विस्की की आधी बोतल खाली कर चुका था और इस कदर मसरूफ के बेकी विंड के डिवीजन हेडक्वार्टर से फोन आया तो उसने कह दिया, कह दो मसरूफ हूँ। छंब और जोड़िया से इंडियन आर्मी की पसपाई को वो शर्मनाक और जाती शिकस्त समझ रहा था। उसे इंडियन आर्टिलरी पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। उसके जासूसों ने भारतीय तोपखाने को पाक आर्टिलरी की एक एक तोप की सही पोजीशन, फासला और जाविया बता दिया था, मगर भारतीय तोपखाना एक भी पाकिस्तानी पोजीशन को हिट न कर सका। यही हाल इंडियन एयरफोर्स के हवाबाजों का था। 1 सितंबर को पठानकोट से 6 तैयारे बिल्कुल सही टारगेट पर भेजे गए, मगर इनमें से 2 वापस आए और बाकी 4 को 2 पाकिस्तानी शहबाजों ने छंब में मार गिराया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के कर्नल गुप्ता के दिए हुए किसी भी टारगेट को हिट न कर सकी और पाक और आज़ाद कश्मीर अफवाज छंब और जोड़िया को रोनती अखनूर बल्कि कश्मीर के दरवाजे पर जा पहुंचे। कर्नल गुप्ता खुश था कि भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान पर खुला हमला करने का फैसला कर लिया था और इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सरहदों पर पहुंच चुकी थी। हमला शुरू होने में थोड़ी ही देर बाकी थी।
कर्नल गुप्ता ने इंडियन एयर फोर्स को पाकिस्तान के अंदर बहुत से टारगेट बता दिए थे। वो अभी अपने जासूसों के पैगामात के मुताबिक अपनी फौज के लिए मजीद हदायत तैयार कर ही रहा था कि उसे महसूस वायरलेस सेट पर एक और पैगाम मिला, राजा कॉलिंग 39209। गुप्ता ने तमाम पैगामात अलग फेंक कर एक पैगाम अपने हाथ से लिखा और वायरलेस ऑपरेटर को देखकर कहा, अर्जेंट पठानकोट हलवाड़ा। उसने पैगाम में इंडियन एयर फोर्स के पठानकोट और हलवाड़ा के हवाई अड्डों को लिखा था कि एक रेलगाड़ी रावलपिंडी की तरफ से लाहौर आ रही है। 9 और 10 बजे के दरमियान गाड़ी वजीराबाद स्टेशन के इधर या उधर होगी, तबाह कर दो, ये फौजी गाड़ी है। और ये पैगाम धोंकल रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के मुसाफिरों के लिए पैगाम अजल बन गया। इसके बाद कर्नल गुप्ता की तवज्जो वजीराबाद के इलाके पर मरकूज हो गई और उसने इंडियन एयर फोर्स को इसी इलाके में गाड़ियों पर हमलों की हदायत दे दी। जब उसने देखा कि 6 सितंबर की दोपहर तक पाक फौज ने जनरल चौधरी के हमले का प्लान तबाह कर दिया है और जब दूसरे रोज उसने देखा कि बरकी और बैदिया के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं, तो उसने उसी रात जासूसी और साबूताज के वो माहिर पाकिस्तान में उतार दिए जिन्हें उसने अपने हाथों ट्रेनिंग दी थी। उसे तवक्का थी कि जो काम पूरी की पूरी इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स से नहीं हो सका वो उसके जासूस कर लेंगे। उसने इन्हें बड़े ही नाजुक टारगेट बताए थे और पाकिस्तान की ऐसी दुखती रगें दिखाई थी कि अगर पाकिस्तान बेदार ना होते तो कर्नल गुप्ता का ये ज़मीन दोदवार कभी खाली न जाता। उसके जासूसों को छुपाने और इन्हें मदद देने के लिए पाकिस्तान में पहले ही जासूस मौजूद थे। पाकिस्तान कर्नल गुप्ता के चुंगल में आता दिखाई देता था। कर्नल गुप्ता के इस वार को रोकने के लिए पाकिस्तान में एक मशीनरी काम कर रही थी और अकबर अली इसी मशीनरी का एक कुल पुर्जा था। इंटेलिजेंस रिपोर्टों से अकबर अली को पता चल गया था कि उसकी टक्कर अपने पुराने साथी कर्नल गुप्ता से है। अकबर अली को यह भी इल्म हो गया था कि गुप्ता का हेडक्वार्टर जलंधर में है और उसे यह भी इल्म हो गया था कि यह हेडक्वार्टर जलंधर के कौन से हिस्से में है। वो पाक फजाइया का सिर्फ एक बमबार त्यारा भिजवा कर गुप्ता के हेडक्वार्टर को तबाह करवा सकता था, मगर मुश्किल ये पेश आई थी कि गुप्ता ने अपना दफ्तर शहर के गुंजान आबाद मोहल्ले में बना रखा था, जहां 1000 पाउंड का एक बम या 2-4 आकड़ गिरते तो सैकड़ों बेगुनाह शहरी, औरतें और बच्चे भी मारे जाते। अकबर अली ने जब भी गुप्ता के हेडक्वार्टर पर हवाई हमले की सोची, उसे अपने खानदान के वो बच्चे और औरतें याद आ जाती थी जिन्हें गुप्ता ने धोखे में मरवा दिया था। अकबर अली मुसलमान था, वो नहतों पर वार नहीं करना चाहता था। आज सूबेदार अकबर अली वजीराबाद के इलाके में हवाई हमले के दौरान गलियों में मारा मारा फिर रहा था तो उसे हाजरा मिल गई। उसने हाजरा को बेहयाली सी में रोक लिया, फिर तेज कदम आगे चला गया। उसने वजीराबाद में गुमनाम सी जगह पर अपना दफ्तर या ठिकाना बना लिया था, जहां उसने वायरलेस पैगामात पकड़ने के लिए ताकतवर और हसास सेट इस तरह रखे हुए थे कि कोई उसे मिलने अचानक वहां चला जाता तो उसे वहां कुछ भी नजर ना आता, ना कुछ शक होता। उसके साथ 2-3 आदमियों का स्टाफ भी था।